हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट लेक्चर तक हमने बहुत से एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आगे मूव करेंगे इस चैप्टर में। और देखिए, जो बहुत से एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा था वहां पर मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखवाई थी और मैंने कहा था कि उन दोनों इक्वेशन के थ्रू हम वेराइटी टाइप ऑफ यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, जो फॉर्मूलाज आपको न्यूमेरिकल में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आज का फॉर्मूला रिलेटेड टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, फॉर्मूलाज रिलेटेड टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखिए यहां पर जो फर्स्ट फॉर्मूला हमें स्टडी करेंगे, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा रेडियस कैलकुलेट करना सीखेंगे। रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। nth बोहर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा होगा उसके रेडियस कैसे फाउंड कर सकते हो। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसलिए हम nth बोहर ऑर्बिट लेके चल रहे हैं कि एक एटॉमिक मॉडल के अंदर, एक एटम के अंदर जो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला क्या था। हमारे पास दो इक्वेशन थी। पहली बात तो एक इक्वेशन थी हमारी mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स k z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये तो थी इक्वेशन नंबर 1 आपकी। देन सेकेंड इक्वेशन क्या थी, mv r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, देखिए प्रोसेस क्या है। आपको तरीका नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ दो इक्वेशन को याद रखनी है। आपको मैं जैसे जैसे समझा वैसे समझते जाइए, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें तो सिर्फ लास्ट वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो, ठीक है। देखिए यहां से क्या करना बेटा, आपको रेडियस फाउंड करनी है। अगर आपको रेडियस फाउंड करनी है तो इस इक्वेशन से क्या करो, आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालो। अगर वेलोसिटी की वैल्यू आप चेक करते हो यहां पर क्या हो जाएगी, nh अपॉन 2 पाई इंटू m इंटू आर। इस इक्वेशन को यहां पर जो वेलोसिटी की जो वैल्यू है उसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। तो वैल्यू, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, क्या हो जाएगा देखो, m अपॉन आर इंटू, देखिए v स्क्वायर है मतलब कि वेलोसिटी स्क्वायर का तो इन सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब देखिए यहां पर कैंसिल आउट क्या हो रहा है, हमें रेडियस फाउंड करनी है तो रेडियस की वैल्यू निकालते। देखिए पहली बात तो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, तो देखिए यहां पर आपका कैंसिल हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। मास देखिए एम स्क्वायर से एम कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर क्या बचा, फिर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब क्या करो, आर की वैल्यू निकालो, आर को उधर भेज दो, के जेड स्क्वायर को यहां पर अपॉन में भेज दो। तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, r इज इक्वल टू, आर उधर भेज दिया, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इंटू के जेड स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। देखो अब ये जो रेडियस आई है ये किसके लिए आई है, n के लिए। क्या है, n क्या है आपका नंबर ऑफ शेल है, मतलब कि ये जो रेडियस है वो nth बोहर ऑर्बिट की रेडियस है, जिसका फॉर्मूला क्या आ गया, एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर। लेकिन ये भी आपको याद नहीं रखवाना है। देखो ये तो हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 3। याद ये भी नहीं रखना है आपको, बस प्रोसेस आता है तुरंत आप ये इक्वेशन बना लोगे। आर nth बोहर ऑर्बिट के लिए जो रेडियस का फॉर्मूला जाएगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर, ठीक है। इजीली याद हो जाएगा, रेगुलर आप पढ़ते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अब यहां पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए n क्या है, यहां पर नंबर ऑफ शेल्स है, ये वेरिएबल है, ये वेरी हो सकता है। h क्या है आपका कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए ध्यान से h की वैल्यू कितनी होगी यहां पर 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। फिर 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, वैल्यू पता है आपको 3.14, m
m क्या होता है आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg हो जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं आगे। अब कौन है आगे, के आपका कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। के की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, देखिए के की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होती है, परमिटिविटी कांस्टेंट है ये, ठीक है। या फिजिक्स में पढ़ते हो। और के की एक और वैल्यू होती है, इसे आप के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, या फिजिक्स में पढ़ोगे, टेंशन मत लो अभी। जेड एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर भी वेरी करता है। ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, यहां पर n और z के अलावा बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट है। n और z ही क्या है, दोनों वेरिएबल है। अगर ये दोनों वेरिएबल है n और z, बाकी सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो क्या होगा, देखिए पुट all the values of the constant, ठीक है। कांस्टेंट्स की सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो रेडियस ऑफ द nth बोहर ऑर्बिट कितनी बन जाएगी, जब वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो ये है मेन इक्वेशन nth बोहर ऑर्बिट की रेडियस फाउंड करने की। इक्वेशन नंबर 4 दे रहा हूं मैं इसे, ध्यान से देखिए। nth बोहर ऑर्बिट की अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है तो क्या फॉर्मूला करोगे आप, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है और यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ये तो सिर्फ तरीका था इसको सॉल्व करने का जो हमने देख लिया, ठीक है। अब आपको जो याद रखना है वो क्या है, अगर आपके पास nth बोहर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है और उसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या जाएगा, Rn इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ध्यान से अगर देखो इसको, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहां पर आपके पास 0.529 क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं जो रेडियस है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है मेरे एन स्क्वायर अपॉन जेड के। आपकी जो रेडियस है वो एन स्क्वायर अपॉन जेड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि दो आपके पास एटम गिवन होंगे, उसमें से एक की रेडियस पता होगी, दूसरे की आपको फाइंड करनी होगी। तो वहां पर क्या करोगे, इस रिलेशन का यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट रेडियस आपको गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n1 स्क्वायर अपॉन z1। सेकेंड की रेडियस आपको निकालनी है तो उसका रेशियो निकाल लीजिए, r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा, n2 स्क्वायर अपॉन z2। तो ये दो एटम की रेडियस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। रेडियस रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां पर, दो अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम की सब है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, देखिए यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके पास। एक आपके पास हीलियम प्लस आयन और एक है लिथियम 2+ आयन। जहां पर आपको हीलियम की कुछ रेडियस गिवन है, हीलियम की रेडियस आपको गिवन है, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की आपको रेडियस गिवन है, ये बोल सेकंड ऑर्बिट की, चलो हीलियम के सेकंड ऑर्बिट की आपको जो रेडियस गिवन है वो गिवन है आर। कितनी गिवन है, कैपिटल आर। और लिथियम के थर्ड ऑर्बिट की आपको रेडियस फाउंड करनी है, ठीक है। क्या गिवन आपको, हीलियम प्लस आयन गिवन है, Li2+ आयन गिवन है। हीलियम के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस गिवन है आपको आर, और लिथियम के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे, रेडियस रेशियो का फॉर्मूला यूज करो। क्या है फॉर्मूला, देखिए दोनों की रेडियस रेशियो का फॉर्मूला निकाल लिखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, R2/R3, सेकेंड रेडियस ऑफ द हीलियम, थर्ड रेडियस ऑफ द लिथियम। ये कैलकुलेट करना, ये पता है। क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर, मतलब कि ये हीलियम के लिए है तो इसे NHE लिख देता हूं मैं, NHE स्क्वायर अपॉन ZHE इंटू NLi2+ अपॉन ZLi2+। सही है। R2 के लिए क्या हो गया, n स्क्वायर अपॉन Z, R3 के लिए भी क्या हो गया, n स्क्वायर अपॉन Z। हो गया। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए रेडियस कितनी गिवन थी आपको इसकी, R अपॉन R3 आपको कैलकुलेट करनी है, इजिकल टू n स्क्वायर। बताइए हीलियम के लिए कौन से ऑर्बिट की रेडियस गिवन है, सेकेंड ऑर्बिट की, तो 2 का स्क्वायर अपॉन हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो अपॉन 2 इंटू लिथियम के कौन से ऑर्बिट की रेडियस आपको कैलकुलेट करनी है, थर्ड ऑर्बिट की, तो 3 का
स्क्वायर अपॉन लिथियम, सॉरी लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। चेक कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहां पर आपके पास जो R3 की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी R3 की वैल्यू, इधर इसे कीजिए, इसे R अपॉन R3 रखिए अभी, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, एक बार 2 चला गया तो 2 बचा ऊपर सिर्फ, और नीचे 3 बचा। ठीक है, तो R3 की वैल्यू कितनी आ गई है, हाँ सही है, ये कितनी आ जाएगी 3/2 R। मतलब कि लिथियम के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 ऑफ R। ठीक है, क्लियर है, समझ में आता है। तो ये था मेथड NH4 ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करने का। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं और अब हम सीखेंगे कि जो NH4 ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्लियर आउट। देखिए अब आगे मूव करते हैं और बात करते हैं, देखिए ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, पहले इस रेडियस के लिए ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए ग्राफ किस तरह से हम रीड कर सकते हैं यहां पर। चलिए तो देखिए ग्राफ, अभी हमने जो रिलेशन पढ़ा रेडियस का रिलेशन क्या था कि रेडियस जो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी n² z के। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन ले रहा हूं मैं, देखिए टेकिंग z कांस्टेंट, मैं z को क्या ले रहा हूं कांस्टेंट ले रहा हूं। अगर मेरा z कांस्टेंट होता है तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी n² के। बोलो होगी कि नहीं होगी। यहां से ये इक्वेशन बन सकती है y इज इक्वल, देखो अगर रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Rn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन को डायरेक्टली कांस्टेंट लगाएंगे तो k इंटू क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। जहां पर k क्या है आपका, k हो जाएगा आपका 0.529 अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, k यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनेगा आपका रेडियस और नंबर ऑफ शेल्स के बीच में, Rn जो nth मोर ऑर्बिट रेडियस होगी वो, और नंबर ऑफ शेल्स मतलब n के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू mx²। और आपको पता होना चाहिए, देखिए आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है बायो वाले बच्चों को नहीं पता होगा तो ध्यान रखिएगा कि y इज इक्वल टू mx² का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है बेटा पैराबोलिक। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ होता है कि y इज इक्वल टू mx² का अगर आप ग्राफ पूछते हैं तो ये देखिए y क्या हो जाएगा Rn, मतलब कि y एक्सिस पे क्या लिखा आपने रेडियस, m आपका क्या हो गया स्लोप, मतलब कि k हो गया वो x, n की वैल्यू क्या हो गई x हो गई, तो ये n की वैल्यू पुट कर दी। तो जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करोगे, मतलब कि n को इंक्रीज करोगे, r की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी। एक और चीज, x की वैल्यू मान लीजिए आपने 2 रखी तो y की वैल्यू कितने टाइम इंक्रीज होगी 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि 2 का क्या होगा स्क्वायर होगा। इसलिए पैराबोलिक ग्राफ बनता है और ग्राफ आगा आपका इस तरह से कुछ। अगर अब मैं लेता हूं, अब मैं सेकंड ग्राफ बना रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए। अब मैं यहां पर मैंने जो ग्राफ बनाया वो रेडियस और नंबर ऑफ शेल्स के बीच में था ग्राफ, n के बीच था। अब मैं बना रहा हूं रेडियस और n² के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। अब किसके बीच में बना रहा हूं, रेडियस और n² के बीच में। तो ध्यान से देखिए, अगर रेडियस और n² के बीच में ग्राफ बनाते हो तो ये दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे n² बढ़ेगा रेडियस भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो यहां पर क्या होगा, ये लीनियर इंक्रीज होगा, क्या होगा लीनियर इंक्रीज होगा। और यहां पर जो आपका स्लोप है, स्लोप हो जाएगा 0.529 अपॉन z इंटू एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, ध्यान से देखते हो y इज इक्वल रेडियस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² के, जितना n² बढ़ा उससे अकॉर्डिंग रेडियस क्या होगी इंक्रीज होगी, तो लीनियर होगा ये। तो इसलिए ये लीनियर आपका ग्राफ बनता है। और जहां पर आपका स्लोप क्या हो जाएगा m, और m की वैल्यू क्या है k मतलब कि 0.529 अपॉन z एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया आपका ग्राफ का स्लोप। ये तो आप पहला ग्राफ। अब सेकंड ग्राफ की बात करते हैं। हमने z को कांस्टेंट रखा था, इस बार हम n को कांस्टेंट रखेंगे। तो सेकंड ग्राफ ले रहा हूं मैं यहां पर, देखिए टेकिंग n कांस्टेंट। अगर आप n को कांस्टेंट रखते हो तो रेडियस आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 अपॉन z के। ठीक है,
तो अब देखो यहां पर भी दो तरह के ग्राफ बनेंगे। फर्स्ट ग्राफ की बात करता हूं मैं। फर्स्ट ग्राफ बना रहा हूं मैं रेडियस और जेड के बीच में, सिर्फ रेडियस और जेड के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। तो ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे आप जेड की वैल्यू इंक्रीज करोगे, रेडियस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब सेकंड जो ग्राफ बना रहा हूं मैं, वो बना रहा हूं मैं रेडियस और 1/z के बीच में। किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूं, रेडियस और 1/z के बीच में। अगर रेडियस और 1/z को देखते हो तो देखो 1/z के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे 1/z की वैल्यू इंक्रीज होगी, रेडियस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां पर ग्राफ क्या बनेगा, आपका लीनियर ग्राफ बनेगा। और जहां पर जो आपकी स्लोप होगी, स्लोप क्या हो जाएगी 0.529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका रेडियस और उसके विथ नंबर ऑफ शेल्स के बीच में ग्राफ। और ये ग्राफ किसके बीच में था, रेडियस और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ था। ग्राफ आपको रीड करना आना चाहिए, क्योंकि आपके पास जब जी मेंस और नीट की बात करते हो तो वहां पर ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं और ग्राफ में आप कंफ्यूज हो जाते हो। हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें रिलेशन पढ़ लिया है कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होती है, एन स्क्वायर बाई जेड के। अगर जेड को कांस्टेंट रखोगे तो एन के बीच में इस तरह से ग्राफ बनेंगे, अगर एन को कांस्टेंट रखोगे तो जेड के बीच में इस तरह के ग्राफ बनेंगे। तो ये याद रहेगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए नोट कर लिया तो देखिए अब आगे बात करते हैं। चलिए अब देखेंगे बेटा, अब वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ nth बोर ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। ठीक है, तो देखिए टॉपिक हमारा नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेट थोड़ा गीला हो रहा है बोर्ड। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। देखिए अब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वापस वही दो इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या थी बेटा अपनी, mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो थी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, mv आर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब ध्यान से देखिए, पहले में जब रेडियस कैलकुलेट करनी थी तो हमने यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाली और उसे पुट कर दिया। अब हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम यहां से क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहां से रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, क्या हो जाएगी रेडियस की वैल्यू, nh अपॉन 2 पाई इंटू एम इंटू वी, ठीक है। इस रेडियस की वैल्यू उठाओ और यहां पर पुट कर दो। तो देखो जब यहां पर आप पुट करोगे, पहले यहां पर थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन में, ध्यान से देखो। यहां पर मैं लिख सकता हूं mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर, लिख सकता हूं मैं, आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये लिख सकता हूं मैं। अब आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू पुट करनी है मैं, ठीक है। तो देखो किस तरह से पुट करोगे, mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या है nh, तो ये nh अपॉन 2 पाई इंटू एम वी, तो अपॉन ऊपर चला जाएगा 2 पाई इंटू एम इंटू वी, हो गया। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पर वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गया, मास से मास कैंसिल हो गया, फिर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तब जो बचा उसे लिख लो। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां से कितनी बन रही है, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन इंटू एच बन गई। तो ये है वेलोसिटी ऑफ nth बोहर ऑर्बिट की। nth बोहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एनएच। और ये इक्वेशन भी आपको याद नहीं रखनी है,
आपको बनाना आ गई है अब, ठीक है ना, आ गई ना, इजिली बना लोगे। लेकिन हमें इस इक्वेशन का भी यूज नहीं करना। अब यहां पर क्या करेंगे, हम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे। कौन कौन है कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, वैल्यू कितनी 3.14, के आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पता आपको 9 इंटू 10 जेड, जेड क्या होगा आपका एटॉमिक नंबर, तो ये आपका वेरी करेगा, ये कांस्टेंट नहीं है। ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एन नंबर ऑफ शेल्स है, ये भी वेरी करेगा। एच आपका कांस्टेंट है, कितनी है वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो जितने भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू जब आप यहां पर पुट करोगे तो आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू बनेगी, अब नई इक्वेशन जो बनेगी वो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2.188 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये हो गई वेलोसिटी की नई इक्वेशन जो आपको याद रखनी है, और ये होगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपने सारे कांस्टेंट की वैल्यू जब पुट कर दी, z और n दोनों क्या है, वेरिएबल है, तो z और n को अलग छोड़ दो, बाकी सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे और उसे सॉल्व करोगे तो कितनी आपकी वैल्यू बनेगी 2.188 इंटू 10⁻6 z बाई एन मीटर पर सेकेंड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर ध्यान से देखो कि यहां पर जो आपकी वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z बाई एन के। तो जैसे जैसे अब देखो, अगर दो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, अगर दो डिफरेंट ऑर्बिट है उसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, उनकी अगर वेलोसिटी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, या फिर दो एटम के अंदर वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा v1 बाई v2 इज इक्वल टू z1 बाई n1 इंटू z2 बाई n2। ये रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, मैं अभी सॉल्व भी कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल। ठीक है ना, चलिए, ये तो हो गया रिलेशन की बात। यहां पर आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो दो वेलोसिटी के बीच में। अब बात करते हैं ग्राफ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग वही चीज, पहले हम एक को कांस्टेंट रखेंगे, मान लीजिए मैंने z को कांस्टेंट रख दिया, टेकिंग z एज अ कांस्टेंट। अगर आप z को कांस्टेंट रखते हो तो आपकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी 1 बाई एन के। वापिस दो ग्राफ बनेंगे यहां पर, एक तो ग्राफ बनेगा आपका n और वेलोसिटी के बीच में, n क्या आपके नंबर ऑफ शेल्स और वेलोसिटी के बीच में। अगर नंबर ऑफ शेल्स और वेलोसिटी के बीच में आप ग्राफ देखते हो तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज करोगे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकेंड चीज, सेकेंड ग्राफ बना रहा हूं मैं, वेलोसिटी एंड 1 बाई एन के। ठीक है, देखो वेलोसिटी 1 बाई एन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे 1 बाई एन की वैल्यू बढ़ी वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और किस तरह से इंक्रीज होगी, ये लीनियरली इंक्रीज होगी। और यहां पर जो आपका स्लोप होगा, स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, स्लोप हो जाएगा आपका 2.188 इंटू 10⁻6 जेड मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका स्लोप। क्लियर है, चलिए अब यहां पर हमने z कांस्टेंट रखा। अब सेकंड क्या करूंगा मैं, टेकिंग n कांस्टेंट। अब n को क्या कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट पुट कर रहा हूं। अगर मैं n को कांस्टेंट पुट करता हूं तो मेरी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, z के। और यहां पर एक सिंगल ग्राफ बनेगा आपके पास, जहां पर वेलोसिटी और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ किस तरह से बनेगा, देखिए जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करोगे वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है, यहां पर एक चीज और सीखने वाली बात है, इस रिलेशन को ध्यान से देखो। ये रिलेशन क्या कहता है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ा रहे हो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहां पर एक नोट लिख सकते हो आप, नोट लिख सकते हो, as the number of shells increases, as the number of shells increases then velocity of electron decreases। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। बहुत 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 काम की चीजें, आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाओगे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है, तो ये था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, जहां पर हमने रिलेशन बनाना सीख लिया कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी
2.188 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z/n के। क्लियर है? और हमने ग्राफ भी स्टडी कर लिया। चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए। फिर अब हम सीखेंगे टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लगता है उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे एक बार नोट कर लीजिए आप। चलिए नोट कर लिया आपने। देखिए अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या पढ़ना चाहते हैं, सिंपल सी चीज है कि न्यूक्लियस के अराउंड जब आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो इस एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में इस आर रेडियस के थ्रू, ये यहां पर प्रेजेंट है अभी इलेक्ट्रॉन इस आर रेडियस पर, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम पीरियड लगा है उसी को हमें पढ़ना है। तो देखिए इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं आप, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the time taken by an electron to complete one revolution about the nucleus या फिर अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम लिया है उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा मुझे ये बताओ कि बेटा देखो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड पर गिवन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर टाइम। ठीक है, कि डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया है वो क्या होगी, वेलोसिटी। हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। अच्छा इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन करता है कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, इसकी सरफेस के सर्कमफेरेंस के इक्वल। ठीक है, तो वो कितनी होगी, 2πr अपॉन वेलोसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हमें करना क्या है, देखो ये रेडियस कौन सी है, शेल की रेडियस है ना, शेल की रेडियस है, सॉरी रेडियस ऑफ द NH शेल इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी कौन सी, NH शेल की। ठीक है, NH शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वेलोसिटी और NH शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस शेल की रेडियस। तो R की वैल्यू और V की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, उन वैल्यू को यहां पर प्लेस करो तो देखो इक्वेशन बनेगी आपकी, टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी बने देखो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यही बनी थी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, तो मुझे बताओ वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, 2.188 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही बना था। अब देखिए अब यहां पर करना क्या है, यहां पर एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पुट करो, ये कितनी हो जाएगी 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट,
पर सेकेंड है, सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड सेकेंड, और अपॉन में और चल रहा है, यहां पर क्या बचा है 2.188 इंटू 10 टू दावर 6 इंटू जेड, तो जेड इंटू जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड बाई एन है, एन ऊपर चला गया तो ये क्या गया, एन स्क्वायर से एन क्यूब हो गया। ध्यान से अगर आप देखो यहां पर बाकी सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, सिर्फ एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू आएगी 1.52 इंटू 10 टू दावर, अच्छा यहां पर 10 टू माइनस 10 रह गया, ठीक है, 10 टू दावर माइनस 16 एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो ये है आपके टाइम पीरियड का इक्वेशन जिसे आपको याद रखना है। इक्वेशन दे दीजिए इसे नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस इलेक्ट्रॉन को सर्कमफेरेंस पे रिवॉल्व करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगा, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा 1.52 इंटू 10 टू दावर माइनस 16 एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब यहां पर ध्यान से देखो तो आपका जो टाइम पीरियड है वो वेरी कर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है बात। यहां पर अगर दो टाइम पीरियड के बीच में अगर आपको रेशियो कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, n1 क्यूब अपॉन z1 स्क्वायर इंटू n2 क्यूब अपॉन z2 स्क्वायर। क्लियर है, ये रेशियो आपको याद रखना है, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे लीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्लियर रहेगा क्या, समझ में आता है। देखिए अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बोलना, बताना कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी कि भाई टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था, क्या था टाइम पीरियड, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी, सर्कमफ्रेंस के इक्वल किया उसने डिस्टेंस कवर्ड तो क्या हो गया 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। रेडियस और वेलोसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी nth बोर ऑर्बिट के लिए, तो वैल्यू पुट की हमने, सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आई टाइम पीरियड की 1.52 इंटू 10 टू दावर माइनस 16 एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर सेकेंड। क्लियर है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैं टिप पर बोल रहा हूं, टिप पर ये वैल्यू मेरे, ठीक है, उसी तरह से आपको ये वैल्यू याद हो जाएगी एक टाइम, ठीक है। चलिए यहां पर देखो अगर कि आपका जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के। अगर दो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए अगर आपको रेशियो कैलकुलेट करना है तो T1 बाई T2 का रेशियो क्या हो जाएगा, N1 क्यूब अपॉन Z1 स्क्वायर इंटू N2 क्यूब अपॉन Z2 स्क्वायर। क्लियर है, चलिए तो नोट कीजिए इसे, फिर हम आगे मूव करते हैं और एक छोटा सा टॉपिक और है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, उसे भी चेक कर लेते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप। कर लिया नोट, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, कुछ नहीं होता है, वो सिंपल चीज होती है, ज्यादा कुछ नहीं लिखाऊंगा उसमें मैं आपको, बस फॉर्मूला हमें हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है जो हम फॉर्मूला ही स्टडी करेंगे वहां पर। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए बेटा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होता है वो टाइम पीरियड के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मुझे बताओ कि आपका टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के, इसी चीज को यहां पर पुट करोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब सेकेंड इनवर्स के, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होता है वो जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब इंटू सेकेंड इनवर्स का क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इतनी सी चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। चलिए आई होप ये चारों टॉपिक जो बोहर एटॉमिक मॉडल के जो चारों फॉर्मूला थे वो चारों में सीख लिए, चारों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए। घर पे बैठ के जरूर प्रैक्टिस करना बिना देखे इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने की, ठीक है। अब मैं चलता हूं आगे और मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं आज के टॉपिक्स के ऊपर। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए न्यूमेरिकल आपके पास
कैलकुलेट रेडियस रेशियो for second orbit of He plus ion and third orbit of B plus 3 ion। ठीक है, तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आंसर देना है। कर लिया होगा सॉल्व। चलिए बात करते हैं। देखिए क्या है, कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बी प्लस 3 आयन। सॉरी, देखिए रेडियस जो nth मूर ऑर्बिट की होती है उसका फॉर्मूला क्या था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, यही था। रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला आ जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 स्क्वायर अपॉन Z1 इंटू N2 स्क्वायर इंटू Z2। क्लियर है। R1 दे देते हैं हीलियम के लिए, R2 दे देते हैं बेरिलियम के लिए। हीलियम के लिए जो रेडियस रेशियो देखो R1 अपॉन R2, N1 बताइए, N1 कितना है हीलियम के लिए, नंबर ऑफ शेल्स कौन सी है, सेकंड ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर अपॉन हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 2 इंटू Z2 क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, ये है 4 अपॉन N2 कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो 3 का स्क्वायर। हो गया। देखिए इसे सॉल्व कीजिए तो यहां पर रेडियस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 सा 16 अपॉन 2 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 8/9। तो रेडियस रेशियो कितना आ गया आपका 8/9। तो हियर इज योर आंसर। क्लियर है। रेडियस रेशियो फॉर हीलियम एंड बेरिलियम का जो रेडियस रेशियो है कितना हो गया 8/9 हो गया। क्लियर है, समझ आता है न्यूमेरिकल। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। चलिए क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका, यहां पर बोल रहा है इफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in first orbit of hydrogen atom is v। फिर आगे बोला है what will be the velocity of electron in third orbit of Li2 plus ion। ठीक, बहुत सिंपल है। वेलोसिटी रेडियस आपको वेलोसिटी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, जहां पर हाइड्रोजन की वेलोसिटी तो गिवन है, लिथियम की वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और इसे सॉल्व करना है। कर लिया होगा सॉल्व। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो किस तरह से सॉल्व करोगे आप, देखो भाई वेलोसिटी की बात कर रहा है। वेलोसिटी जो nth बोर ऑर्बिट की क्या था फॉर्मूला, 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। वेलोसिटी दो डिफरेंट गिवन है, तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, z1 अपॉन n1 इंटू z2 अपॉन n2 हो जाएगा, यही है। देखिए v1 दे देते हैं हाइड्रोजन को और v2 दे देते हैं लिथियम को। तो बताइए मुझे v1 की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन की वेलोसिटी गिवन है v, आपको वेलोसिटी ऑफ द लिथियम आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब कि v2 आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू z1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन n1 कौन से शेल की बात करिए, फर्स्ट शेल की, तो n1 की वैल्यू भी 1 इंटू n2 नंबर ऑफ शेल्स लिथियम के लिए कौन सा बोला है थर्ड, तो 3 अपॉन z2 लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है
3 होता है, ऑब्वियसली बात है 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी फॉर द लिथियम किसके इक्वल हो गई, v के इक्वल हो गई। क्लियर है, तो हियर इज योर आंसर। मतलब कि थर्ड ऑर्बिट में जो Li2+ आयन है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी हाइड्रोजन की वेलोसिटी के, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। क्लियर है, समझ में आता न्यूमेरिकल। आई होप दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं आगे और थर्ड न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की। तो बोला है यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका, और बोला जा रहा है यहां पर इन एन एटम टू इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस in circular orbits of radii r and 4r। ठीक है, फिर आगे बोला है तो रेशियो ऑफ द टाइम टेकन by them, ठीक है, द रेशियो टू कंप्लीट, आगे बोला है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज, और आगे यहां पर और भी बोला है कि बोहर मॉडल टू बी वैलिड। कंसीडर करके चलना है कि बोहर मॉडल क्या है यहां पर वैलिड है। चलिए तो क्या बोला है यहां पर, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं जिनकी रेडियस कितनी है r एंड 4r है। क्या कैलकुलेट करना है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, इस न्यूमेरिकल को ट्राई करो और अपना आंसर दो। चलिए सॉल्व कर लिया आपने, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका अपन। पहली बात क्या कैलकुलेट करना है, तो क्या कैलकुलेट करना है, टाइम रेशियो कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1.52 इंटू 10⁻⁻16 n³ बाई z² पर सेकेंड इंटू सेकेंड। ठीक है, ये होता है। यहां पर टाइम रेशियो बोला है तो T1/T2 क्या हो जाएगा बताओ, n1³ अपॉन z1² इंटू n2³ अपॉन z2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहां पर बोला इन एन एटम, मतलब कि एक ही एटम की बात कर रहा है ना, तो ये लगेगा ही नहीं। एक ही एटम की बात कर रहा तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि एक एटम के लिए थोड़ी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो भाई टाइम जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n³ बाई z² के। इतना मुझे पता है कि टाइम मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n³ बाई z² के। z क्या होगा, यहां पर बोला है बोहर मॉडल टू बी वैलिड। बोहर मॉडल अगर वैलिड है तो मुझे बताओ बोहर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो टाइम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया n³ के। हुआ कि नहीं हुआ, सही है। तो चलिए अब देखो टाइम T1 अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का टाइम तो अलग अलग होगा। ठीक है, तो T1 अपॉन T2 इक्वल हो गया n1³ अपॉन n2³। सही है। अच्छा अगर टाइम पीरियड का रेशियो कैलकुलेट करना है तो n1 और n2 की वैल्यू चाहिए। n1 और n2 क्या है, ये है नंबर ऑफ शेल्स। क्या हमें यहां पर कहीं भी नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बोला है, नहीं बोला है। हमें तो इसकी रेडियस दी है, जो भी शेल आपका उसकी रेडियस दी है, तो मुझे रेडियस से क्या करना है, नंबर ऑफ शेल्स कैलकुलेट करना है। तो देखो रेडियस का फॉर्मूला लगाते हैं भाई, रेडियस r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगी, देखिए रेडियस क्या होती है, ये n² के प्रोपोर्शनल होती है, तो z तो 1 हो गया तो n² बचा, तो n1² अपॉन n2²। r1 फर्स्ट रेडियस गिवन है आपको r,
सेकंड कितनी गिवन है, 4r। ये हो गया n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। r से r कैंसल, तो बताओ n1 अपॉन n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 2 आई कि नहीं। तो नंबर ऑफ शेल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 1 अपॉन 2 है। इसे उठाओ और यहां पर पुट करो, तो देखो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। तो टाइम पीरियड का t1 अपॉन t2 रेशियो कितना आ गया, 1:8। हियर इज योर आंसर। क्लियर है। तो ये था तरीका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का फॉर द टाइम पीरियड। ठीक है, देखिए आज हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के जितने भी वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए। वेराइटी टाइप ऑफ फॉर्मूला कंप्लीट कर लिए, जहां पर हमने nth बोहर ऑर्बिट में रेडियस कैलकुलेट करना सीखा, nth बोहर ऑर्बिट के में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सका, nth बोहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो टाइम पीरियड लगेगा उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना सीखा, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन भी हमने चेक किया, फिर मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल सिखाए। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना बेटा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम जो nth बोहर ऑर्बिट में मेरा इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।